एवरीवन, दिस इज नुसरत और स्वागत है आप सबका अपना फेवरेट चैनल इनके एडुकेट पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सीटेट 2022। 10 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसमें से 10 क्वेश्चन में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड है, और इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। मींस मैं चुन कर लाई हूं आपके लिए क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, प्लीज डोंट स्किप द वीडियो एंड गो ऑन वॉचिंग टिल द एंड। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, रोल ऑफ एन इंडिविजुअल। टॉपिक इज टू बी टॉट इन क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच is best suited for teaching this topic? A. Lecture. B. Collecting information from various sources. C. Debate. D. Demonstration. क्वेश्चन कहता है कि वेस्ट वाटर मैनेजमेंट रोल ऑफ एन इंडिविजुअल टॉपिक क्लास में करवाने वाली हैं टीचर, राइट? वेस्ट वाटर मैनेजमेंट रोल ऑफ इंडिविजुअल क्लास में पढ़ाई जाने वाली है ये टॉपिक, लेकिन आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज बेस्ट सुटेड फॉर टीचिंग दिस टॉपिक। इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए कौन सा ऑप्शन हमारे पास बहुत ही सुटेबल ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा सुटेड फॉर दिस टॉपिक। लेक्चर ए में लेक्चर ए है, क्या लेक्चर होगा? कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज होगा, या डिबेट या डेमोन्स्ट्रेशन? लेक्चर में क्या करते हैं, सिंपली टीचर लेक्चर देंगे अपने तरफ से। ओके, ये तो नहीं हो सकता, ऑप्शन ए रॉन्ग है। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ये भी रॉन्ग है। डेमोन्स्ट्रेशन, दिखाना, शो करना, चाहे पिक्चर के थ्रू दिखाओ या कोई मीन्स शो करना, कोई पिक्चर के थ्रू दिखा देना, ये शो करना, या और बहुत तरह के वे से आप दिखा सकते हो, ये भी उतने परफेक्ट नहीं है। सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा हमारा डिबेट, डिबेट, ऑप्शन सी। क्योंकि डिबेट के थ्रू अगर हम 2 और 3 स्टूडेंट के बीच में डिबेट कराते हैं, ये क्लास पूरी डिबेट में पार्टिसिपेट करती है, देन इसमें सभी जो बॉयज होते हैं, सभी जो स्टूडेंट्स होते हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखते हैं, और पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे बहुत ही क्लियर वे में समझ पाते हैं वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, जो कि एक इंडिविजुअल की रोल है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। पोलियो इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी। पोलियो हम सभी जानते हैं पोलियो एक डिजीज है, एंड इट इज कॉज्ड बाय, और ये किससे होती है? क्या ये बैक्टीरिया से होती है? नो। प्रोटोजोआ से होती है? नो। फंगी से होती है? नो। ये एक्चुअली होती है वायरस से। पोलियो इज कॉज्ड बाय वायरस। बैक्टीरिया से हमारे पास होने वाले डिजीज हैं टाइफाइड, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड। प्रोटोजोआ से भी होने वाली है मलेरिया, डेंगू। फंगी से होती है रिंगवर्म एंड सो ऑन। ओके, बट वायरस से होती है पोलियो, कोरोना वायरस, एड्स एंड सो ऑन। सो वायरस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन कहते हैं which cell organelles plays a crucial role in detoxifying many poison and drugs in a cell? Okay, इनमें से कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हमारे पास गिवन है? गोल्जी अपरेटस, लाइजोसोम्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स। इनमें से कौन से ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो पॉइजन्स एंड ड्रग्स को सेल से डिटॉक्सिफाई करता है, हमारी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है? क्या गोल्जी अपरेटस है? नो। लाइजोसोम्स है? नो। वैक्यूल्स है? नो। देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, smooth endoplasmic reticulum. Function of a smooth endoplasmic reticulum is to detoxify poisons and drugs from the cell. Okay? सेल के अंदर से हमारी डिटॉक्सिफिकेशन करती है, चाहे वो पॉइजन हो या ड्रग्स हो। ओके, देन ये ACR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही रोल है। अंडरस्टूड? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। Cell arises from pre-existing cell was stated by A. Haeckel, B. Virchow, C. Hucke, D. Scladen. क्वेश्चन कहते हैं कि सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज करता है,
जो हमारे सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज करता है। सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले वाले सेल, एक सेल दूसरी जो ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टिंग सेल थे, प्री एग्जिस्टिंग सेल, उससे अराइज करता है। किसने कहा, किसके स्टेटमेंट है ये? हैकेल की है, विर्चो की है, हुक की है, स्क्लैडन की है। देन द करेक्ट ऑप्शन इज विर्चो। ये विर्चो की ही स्टेटमेंट है दैट सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज करते हैं। ओके, सो अंडरस्टूड। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स A the distance, B the displacement, C the acceleration, D the speed. Slope of a velocity time graph. वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमें क्या देती है, हम देखते हैं ग्राफ के थ्रू। एक्स एक्सिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज टाइम एंड दिस इज वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देती है? इन दैट गिव्स एक्सेलरेशन। यू नो व्हाट? बिकॉज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देती है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है, ये स्लोप हमें क्या देगी? देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमें देती है एक्सेलरेशन। क्या देती है? एक्सेलरेशन। सो आंसर विल बी C option. Slope of a velocity time graph gives acceleration. Understood? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 6 कहते हैं, in which of the following cases of motion the distance moved and the magnitude of a displacement are equal? First, option A, if the car is moving on a straight road. B, if the car is moving in a circular path. C, the pendulum is moving to and fro. D, The earth is revolving around the sun. क्वेश्चन को समझे। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि यू नो व्हाट, कौन सी केसेस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड बराबर होगा। सपोज दैट एक कार है, राइट, दिस इज अ कार, ये कार है और ये कार यहां से मूव करती है। ये इनिशियल पोजीशन है, ओके, ये इनिशियल पोजीशन है U, यहां से मूव करते हुए फाइनली यहां पहुंच जाती है कार, ये है V, राइट। ये स्ट्रेट रोड है, रोड स्ट्रेट है और कार चल रही है, यहां से यहां तक आ जाती है। ओके, देन कार की डिस्टेंस कितनी हो गई? यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है? डिस्प्लेसमेंट भी हमारी यही हो गई, सेम यहां से यहां तक डिस्टेंस। यू नो व्हाई? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू व्हाट? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करेंगे, हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाती है। तो फर्स्ट केस में हमारा आंसर करेक्ट होगा। इफ द कार इज मूविंग, ओके, इफ द कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, देन बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ विल बी इक्वल, दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर होगा, ऑप्शन ए में। सेकेंड बी ऑप्शन कह रहा है इफ द कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, अगर कोई कार सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, यहां से सपोज स्टार्ट करी है, ओके, और यहां से वापस अगर वापस आ जाती है सेम पोजीशन पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है? 0। डिस्टेंस हमारी ये कंप्लीट सर्कल हो गई यहां से यहां तक, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है? 0। सो दिस इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं होगा। सिमिलरली टू एंड फ्रो, आगे पीछे की जो मोशन होती है वो भी करेक्ट नहीं है। ओके, द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, सेम कंडीशन, ये भी करेक्ट नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 बट डिस्टेंस डिफरेंट। लेकिन फर्स्ट केस में यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा। अगर कोई चीज स्ट्रेट, अगर कार स्ट्रेट रोड पे चलती है, देन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बोथ विल बी ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, बराबर मैग्नीट्यूड का होगा। अंडरस्टूड? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन 7 कहते हैं, द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी G इन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन A depends on mass of earth only, B depends on radius of earth only, C depends on both mass and radius of earth, D is dependent of mass and radius of the earth, is independent of mass and radius of the earth। क्वेश्चन समझते हैं। The value of quantity G, ये G क्या है? This is universal gravitational constant, ओके, और इसकी वैल्यू कितनी होती है?
6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, राइट ना। ये एक ऐसी वैल्यू है विच इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट होती है, सेम वैल्यू होती है। ये ना तो डिपेंड करती है मास पे, ये ना तो डिपेंड करती है रेडियस पे, ये ना तो डिपेंड करती है बोथ मास एंड रेडियस पे, बिकॉज इट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट। ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, ना ही ये मास पे डिपेंड करती है, ना ही इसकी वैल्यू रेडियस पे डिपेंड करती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अंडरस्टूड। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is same on equator and poles. B is least on poles, is least on equator. D increases from pole to pole. Yes. क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहते हैं वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी को कहते हैं, स्मॉल जी को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या ये बराबर होती है इक्वेटर एंड पोल्स पे? क्या ये पोल्स पे सबसे कम होती है? क्या इसकी वैल्यू इक्वेटर पे सबसे लीस्ट होती है? क्या ये इंक्रीज करती है फ्रॉम पोल टू इक्वेटर? तो सबसे पहले समझ लेते हैं। दिस इज अर्थ। अर्थ हमारी कंप्लीट स्फेरिकल नहीं होती गाइस, यू नो। अर्थ इज नॉट कंप्लीटली स्फेरिकल, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। ये पोल्स पे थोड़ी चिपटी होती है। अब हम यहाँ सेंटर से देखते हैं। दिस इज सेंटर। सेंटर से पोल की डिस्टेंस कितनी है? कितनी है पोल्स की डिस्टेंस? स्मॉल आर। और ये इक्वेटर है। इक्वेटर से पोल की डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल आर, क्योंकि ये ज्यादा है। इक्वेटर से सेंटर की डिस्टेंस ज्यादा है। और यू नो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर किस पे डिपेंड करती है? अगर ये सेंटर से ज्यादा दूरी पे होगी, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतनी कम हमारी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पोल से डिस्टेंस कम है, इट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल पे सबसे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ डिस्टेंस सेंटर से ज्यादा है। और जैसे जैसे आप पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे, ओके, क्या होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है हमारी यहाँ पे डिक्रीज होती जाएगी। पोल पे ज्यादा होती है और जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ जाएंगे इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, लीस्ट हो जाती है। ओके, सो लीस्ट किस पे हो जाती है जाकर? इक्वेटर पे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लीस्ट ऑन इक्वेटर। इक्वेटर पे सबसे कम होती है, क्योंकि सेंटर से हम देख सकते हैं कितनी ज्यादा डिस्टेंस है, राइट। पोल से डिस्टेंस कम है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, at which level of the cognitive domain you would place this question? Remembering, understanding, applying, evaluating. क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच के डिस्टेंस, स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच के डिफरेंस अगर हमें बताने हैं, डिस्टिंग्विश करने हैं डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, तो हम कॉग्निटिव डोमेन की कौन सी चीजें हम यहाँ पे पुट करेंगे? दिस क्वेश्चन मीन्स, इस क्वेश्चन को अगर मीन्स स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच के अगर हमें डिफरेंसेस बताना है, डिस्टिंग्विश करना है, स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच के डिफरेंसेस बताने हैं, डिस्टिंग्विश करने हैं, तो हम कौन से कॉग्निटिव डोमेन यूज करेंगे? रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, इवेल्युएटिंग। रिमेम्बरिंग तो यूज नहीं कर सकते, हम यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का करेक्ट यूज कर सकते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच के जो डिफरेंसेस होती है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है, रिमेम्बरिंग से नहीं, राइट। हम रोट करके रिमेम्बर कर बता नहीं सकते। ओके, ये परफेक्ट डोमेन जो होती है दैट इज अंडरस्टैंडिंग। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? ए ब्लू विट्रॉल, बी बेकिंग सोडा, सी वॉशिंग सोडा, डी जिप्सम। अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि इनमें से सारे सॉल्ट हैं, एक्चुअली इनमें से कौन से सॉल्ट है दैट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? कि इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है? चलिए एक एक करके समझते हैं। ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल की केमिकल फॉर्मूला क्या होती है? CuSO4
इंटू 5H2O, 5H2O, राइट। इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है 5। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है केमिकल फॉर्मूला NaHCO3। नेक्स्ट देखते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? Na2CO3, Na2CO3, Na2CO3 इंटू 10H2O, 10H2O, 10H2O। जिप्सम का क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम CaSO4, CaSO4 इंटू 2H2O, 2H2O, 2H2O। अब आप यहां ध्यान से देखें, CuSO4, 5H2O, ब्लू विट्रल, बेकिंग सोडा NaCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O, जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है? देन हम देख सकते हैं कि डेट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेकिंग सोडा में नहीं है। ये NaHCO3, इसमें H2O नहीं है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मीन्स हैविंग H2O। इसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की है H2O, यहाँ पे वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स है H2O, यहाँ पे वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं H2, राइट ना। और यहाँ पे वाटर की एक भी मॉलिक्यूल्स नहीं है। इट मीन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें नहीं है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप गाइस दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड इट वेरी क्लियरली। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसे प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।